हेलो स्टूडेंट, ये वन डे एग्जामिनेशन का हमारा अगला वीडियो। आज हम क्या पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे यूकैरियोटिक कोशिका में कितने मुख्य भाग होते हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं। उन सारी रचनाओं के बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से तुमको समझाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड के ऊपर यूकैरियोटिक कोशिका बनी। इस यूकैरियोटिक कोशिका में देखो, चारों तरफ एक मोटी रेड कलर की हमने दीवार बना रखी। ये मोटी रेड कलर की दीवार सेल वॉल है। ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति। इसी कोशिका भित्ति के ठीक नीचे हमने एक पतली ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन बना रखी है। ये ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, यानी ये कोशिका झिल्ली है। तो देखो, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। अंदर इसके देखो लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड से भरी हुई जो पूरी रचना तुमको दिख रही है, ये साइटोप्लाज्म है, ये कोशिका द्रव्य है। इसी कोशिका द्रव्य के भीतर एक सेंटर पाया जा रहा है। यह सेंटर न्यूक्लियस या केंद्रक है। देखोगे, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, केंद्रक हो गया। ये इतने पार्ट हमने तुमको सेल के भीतर दिखा दिया। केंद्रक यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित है। अगर पूर्ण रूप से विकसित है तो ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। ऐसा हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो सेल वॉल होती है, ये सभी जीवों की सेल पर नहीं पाई जाती, ये केवल प्लांट की सेल पर पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये क्वेश्चन हो गया। ये जो प्लांट है, इसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, लेकिन यहाँ पर एक कवक लिखा है, फंजाई। ये भी प्लांट जैसा ही है। इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी। तो देखो, कवक की सेल वॉल काइटिन से बनी है और पौधों की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, और जंतु की कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट है। ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन हो गए, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन के पार्ट बन जाएंगे। अब दूसरा टॉपिक आता है सेल मेम्ब्रेन। ये हमने ब्लैक कलर की जो मेम्ब्रेन दिखाई है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन का निर्माण जिस रसायन से होता है वो प्रोटीन है और लिपिड है। प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रकार के रसायन मिलकर के सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जीवित है, जबकि ये सेल वॉल निर्जीव है। ये जीवित क्यों है? क्योंकि ये अर्धपारगम झिल्ली है, सेमी परमेबल है। ये बाहर से भीतर की तरफ जो रसायन जाते आते हैं उन पर अपना कंट्रोल रखती है। अगर कंट्रोल रखती है तो लिविंग प्रॉपर्टी है। कैसे कंट्रोल रखती है? अभी हमने कहा ये अर्धपारगम झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कोई केमिकल अंदर जा रहा है, वही केमिकल तुरंत वहां से वापस नहीं लौट सकता है। यानी केमिकल का आवागमन एक तरफ से होगा, वही केमिकल एक तरफ से जाएगा लेकिन तुरंत वापस नहीं लौट पाएगा। इसी को बोलते हैं सेमी परमेबल नेचर। अब हम बात जो करते हैं वो साइटोप्लाज्म की करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं। जैसे यहाँ देखो, ये हमने सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है, ये साइटोप्लाज्म दिखा रखा है, और इस साइटोप्लाज्म के ठीक अंदर हमने ये 2 छड़ जैसी रचना दिखा रखी। ये दोनों छड़ जैसी रचना सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम पौधे की सेल में नहीं होता है, केवल जंतु की कोशिका में होता है। देखो, ये क्वेश्चन हो गया। इसकी खोज एक वैज्ञानिक ने की, इनका नाम बावेरी। इस सेंट्रोसोम में 2 छड़े हैं। इन दोनों छड़ों को सेंट्रियोल कहते हैं, यानी सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से बना। करता क्या है ये सेंट्रोसोम? इसके दोनों सेंट्रियोल कोशिका विभाजन के समय अलग हो जाते हैं और अलग होकर एक रचना बनाते हैं। इस रचना को तर्क उपकरण कहते हैं। इसी तर्क उपकरण द्वारा जंतु की कोशिका में कोशिका विभाजन हो जाता है, एक सेल से 2 सेल बन जाती। तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय तर्क उपकरण का निर्माण करके कोशिकीय पदार्थों के विभाजन में सहायता करता है। ऐसे देखो, इस केंद्रक से लेकर इस सेल मेम्ब्रेन तक ये झिल्ली फैली हुई है। इस झिल्ली को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शार्ट भाषा में हम ER लिखते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक कला और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाने वाली जाल रूपी रचना है। यह सेल को आकृति प्रदान करती, सेल को अंदर से यांत्रिक सपोर्ट देती, यांत्रिक शक्ति देती, जिससे सेल का आकार निश्चित रहता है। इसकी सतह पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं।
तब ये सेल के भीतर प्रोटीन का फॉर्मेशन कराती, तो इसे प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म के भीतर राइबोसोम की मदद से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता भी करती। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अभी हमने बताया राइबोसोम का कण चिपका हुआ है। राइबोसोम के कण इस साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ये राइबोसोम के कण प्रोटीन से बने होते हैं तथा आरएनए से बने होते हैं। इसीलिए इनको रिबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। साड़ भाषा में इनको आरएनपी कण कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जंतुओं की कोशिका में राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पायलेट नामक वैज्ञानिक ने की, लेकिन पौधों की कोशिका में राइबोसोम की खोज 1953 में रॉबिन्सन और उनके सहयोगी ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की, जबकि पायलेट ने जंतुओं की कोशिकाओं में इसको 1955 में खोजा था। इसी राइबोसोम के कारण कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का खूब निर्माण होता है। इसीलिए हम राइबोसोम को कोशिका के अंदर पाया जाने वाला ऐसा कोशिकांग कहते हैं जो प्रोटीन के फैक्ट्री का काम करता है। यही इसीलिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन का काम करता है। यानी प्रोटीन के को बनाने की ये फैक्ट्री है राइबोसोम। यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसका राइबोसोम 80S प्रकार का है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसका राइबोसोम 70S प्रकार का है, जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या होता है। ठीक, अगर हम ऐसे ही स्टडी करते हैं तो इसी कोशिका द्रव्य के भीतर ऐसी चपटी चपटी रचनाएं पाई जाती हैं। इन चपटी चपटी रचनाओं को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म के भीतर पाई जाने वाली गोल्गी बॉडी की खोज इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने की। अभी देखो इनके नाम के आगे गोल्गी लगा हुआ है, इसीलिए हमने इसका नाम भी गोल्गी बॉडी रखा है। खोजकर्ता के नाम के आधार पर इटली के वैज्ञानिक थे। ये जो गोल्गी बॉडी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होती है, इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इसे सेल का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल के भीतर रसायनों को अपने अंदर पैक करती और पैक करके उन रसायनों को सेल के भीतर जहां आवश्यक होती है वहां पर स्थानांतरित कर देती। यानी कोशिका के भीतर रसायनों के ट्रांसपोर्टेशन का नियंत्रण करती। जैसे यातायात सिपाही यातायात का नियंत्रण करता है, ऐसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल के भीतर रसायनों के वितरण का नियंत्रण करती। इसीलिए हम इसे ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। यह तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसी से ग्लाइकोप्रोटीन नामक रसायन का भी निर्माण हो जाता है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण हो जाता है। क्योंकि ये जो गोल्गी बॉडी जो होती हैं ये बहुत ही प्रमुख अंग है, बहुत ही आवश्यक अंग है। इनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम इसके बारे में थोड़ा आगे भी बड़ा पढ़ाएंगे तुमको। अब देखोगे ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम झिल्ली से घिरा हुआ 24 प्रकार के एंजाइम से भरा हुआ एक थैली रूपी रचना है जो गोल्गी बॉडी से ही बनता है। यानी अभी तुमने देखा कि केंद्रक की झिल्ली से उत्पन्न होने वाली रचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी बनती है और गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम बनता है। एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है डिड्यू नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम लाइसोसोम की खोज की थी। अभी हमने बताया लाइसोसोम के भीतर 24 प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। क्या करते हैं? ये सेल के भीतर पाए जाने वाले रसायनों को पचा देते हैं। जो एक कोशिकीय जीवधारी हैं जैसे अमीबा, उसके अंदर भोजन का पाचन लाइसोसोम के द्वारा ही होता है, तो वहां लाइसोसोम भोजन को पचाने का काम करता है। यानी लाइसोसोम डाइजेशन में मदद करता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें ये लाइसोसोम अगर किसी कारणवश सेल के भीतर फट जाए तो सेल नष्ट हो जाती हैं, सेल गल जाती हैं, क्योंकि इसके भीतर 24 प्रकार का एंजाइम है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। इससे कोशिका की डेथ हो जाती। इससे कैंसर भी हो सकता है अगर सेल्स की डेथ हो जाएगी बॉडी के अंदर।
ऐसे ही देखो, ये प्लांट की सेल है। इस प्लांट की सेल के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो थैली से ऐसी थैली जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जो चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरी होती। हम इन थैली जैसी रचनाओं को लवक या प्लास्टिड कहते हैं। अगर ये हरे रंग की है तो इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगर ये रंगहीन है, कोई कलर की नहीं है, तो इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन अगर अन्य रंग की है, हरा को छोड़कर लाल है, पीला है, बैंगनी है, तो हम इसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। यानी लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के लवक को हमने क्लोरोप्लास्ट कहा, हरित लवक। दूसरे प्रकार को ल्यूकोप्लास्ट, आवरणीय लवक। और तीसरे प्रकार को क्रोमोप्लास्ट, वर्णीय लवक। अभी ये देखो लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। क्यों हरा होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या मदद करता है? पौधों में फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण ये करवाता है, इसीलिए पौधे स्वयं पोषी होते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट देखो, ये रंगहीन है, इसमें भोजन का संग्रह होता है। ये क्रोमोप्लास्ट देखो, ये रंगीन है, चटक रंग का है। किस चटक रंग का है? लाल है, पीला है, नीला है, बैंगनी है, इन रंगों का। जैसे देखो, ये टमाटर का रंग लाल, लाइकोपेन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण। ये गाजर का रंग गाजरी, कैरोटीन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण। ये चुकंदर का रंग देखो खूब डार्क लाल, जैसे रुधिर, ये बीटानिन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण। ऐसे ही पुष्पों का रंग कई प्रकार के कलर का होता है, क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। कुछ प्रकार के पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियों में भी अलग अलग रंग होते हैं, चित्तीदार होता है, क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। मिर्च का रंग पहले हरा होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बाद में लाल हो जाता है क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट बन जाता है। अगर पौधे की सेल है तो उसमें रसधानी पाई जाती, वैक्यूल पाई जाती। जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होती, ये नॉन लिविंग है। ये देखो, ये रसधानी ये दिखाई गई, काफी बड़ी सी। इस रसधानी के चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन है। ये पतली सी मेम्ब्रेन है रसधानी के चारों तरफ, वैक्यूल के चारों तरफ। इस पतली सी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर देखो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को वैक्यूल सैक कहते हैं। इस कोशिका के भीतर जो अनावश्यक रसायन होते हैं वो इस वैक्यूल के अंदर सैक में आकर जमा हो जाते हैं। जैसे पुष्पों की सेल्स के वैक्यूल में एक केमिकल जमा होता है, इसका नाम है एंथोसाइनिन। इसी एंथोसाइनिन नामक रसायन के कारण जो पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं उनमें रंग पैदा हो जाता है। ये वैक्यूल का फंक्शन है जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक ऐसे ही इस कोशिका के कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की, इसका नामकरण बेंडा ने किया। यह कोशिका के भीतर ऊर्जा बनाती है, एटीपी बनाती। कैसे बनाती है? फूड का ऑक्सीकरण करके। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। इस तरीके से तुमने इस यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भागों का बड़े आसानी से अध्ययन कर लिया। अब इस कोशिका के सेंटर में ये देखो केंद्रक पाया जाता है। हम इस केंद्रक का अध्ययन करेंगे। ये केंद्रक जो होता है सेल का कंट्रोलर होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेल के अंदर जितनी क्रिया होती है सब क्रिया को कंट्रोल करने का काम केंद्रक करता है। इसीलिए इसको सेल का मास्टर भी कहते हैं, इसे सेल का नियंत्रक भी कहते हैं। इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की, इनका नाम रॉबर्ट ब्राउन, जिस सन में की 1831। देखो वनडे एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे बड़े शार्ट में आएंगे, बहुत डिटेल तुमको नहीं पढ़ना। इतना तुम्हारी पढ़ाई सफिशियंट है, क्वेश्चन तुम्हारे हल हो जाएंगे। बायोलॉजी जीके में भी पूछे जाते हैं। इसलिए जितने भी वनडे परीक्षा होते हैं, अगर उसमें जीके का एग्जाम हो रहा है तो उसमें भी बायोलॉजी का पार्ट रहता है। तुम इन लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़ो, दूसरे तक भी पहुंचाओ, जैसे तमाम लोगों को बेनिफिट्स हो सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर।